गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, सबसे पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिजिड बॉडी आपने देखा होगा, अगर एक लेमैन आदमी जो है उससे हम रिजिड की बात करें तो वो क्या कहेगा कि एक जो खुश्क मिजाज का आदमी है वो रिजिड है। या थोड़ा और कुछ जानने वाला होगा तो अगर थोड़ी सा साइंस का उसको कॉन्सेप्ट है तो वो कहेगा कि ऐसी बॉडी जो सख्त बॉडी है, जिसकी शेप और साइज चेंज नहीं होती है, उसको रिजिड बॉडी कहा जा सकता है। तो हाँ, फिजिक्स के मुताबिक भी यही है। एक रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी होती है कि जिसकी शेप और साइज चेंज नहीं होता, जिसकी शेप और साइज चेंज नहीं होता जब वो बॉडी मोशन में हो। उसके बाद अगर एक बॉल है, बॉल की जो शेप और जो साइज यहाँ पड़े हुए है, उसी बॉल को अगर हम मोशन में कर दें, वो बॉल ज़मीन पे लुढ़कना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद उसकी शेप और साइज चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि बॉल जो है तो वो क्या है, एक रिजिड है। और अगर उसकी शेप और साइज चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये रिजिड नहीं है। सो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी कि एक बॉडी जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप और साइज डू नॉट चेंज व्हेन द बॉडी इज इन मोशन इज कॉल्ड एज ए रिजिड बॉडी। तो हम ये सोच सकते हैं कि अब हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो बड़े छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं तो उनसे मिलकर के बनी हुई है। और अगर आप जब छोटे छोटे पार्टिकल से अगर वो जो मिलकर के बनी हुई है तो इंटरनल फोर्सेस होंगी। इंटरनल फोर्सेस अगर उसकी होंगी तो हम ये मान करके चलते हैं कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है कि जिसमें इंटरनल फोर्सेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स डू नॉट चेंज व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। कि उसके बीच में जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उनके बीच में इंटरनल फोर्सेस जो है वो उस समय चेंज नहीं होती है कि जब वो बॉडी मोशन में होती है। ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि ये रिजिड बॉडी है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड इफ the internal forces between its constituent particles never change when the body is in motion। ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे। अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। अच्छा, सेंटर ऑफ मास हमने किया था पिछले क्लास में, उसके साथ आपके साथ हमने उसकी बात की थी। तो अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी विल डिपेंड अपॉन, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, कि उसका मास किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस बॉडी पे और उसकी शेप कैसी है। इन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। हम एक सपोज कर लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी है, उसका मास m है। वो जो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल के साथ जो मिल करके बनी हुई है, हर एक पार्टिकल का जो मास जो है वो m1 m2 m3 है, स्मॉल m1 m2 m3, जैसे हमने पहले किया था m1 m2 m3 एंड सो ऑन। और इन सब को मिल करके जब ये जमा हो जाते हैं तो वो टोटल मास ऑफ दैट बॉडी बना और उसको हम लिख देते हैं कैपिटल M। तो इसलिए हम ये मान करके चलते हैं, लेट अस वी आर हैविंग अ रिजिड बॉडी विच इज हैविंग ए मास इच इज इक्वल टू कैपिटल M एंड दैट मास इज मेड अप ऑफ the sum of the masses of a large number of the discrete particles। बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो मिल करके वो जो बना हुआ है।
और अगर ऐसा है तो हम जानते हैं RCM हमने किया था, तो इफ RCM is the center of is the position vector of the center of mass of that body, then it is equal to sigma I is equal to 1 to n mi ri divided by sigma I is equal to 1 to n mi। तो ऐसा ही किया था जी हमने पिछली बार, हाँ ऐसे ही ले लेंगे। तो अब हम यहाँ हमने देख लिया कि सिग्मा एम आई इज इक्वल टू एम है, ये हमने ले लिया। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे आई इज इक्वल टू 1 to m n m i r i डिवाइडेड बाय m। ये आ गई वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, अगर वो डिस्क्रीट पार्टिकल का ही बनी हुई रिजिड बॉडी है। अच्छा, अब हम एक थोड़ा सा हट करके एक अलग एंगल से इसको देखने का प्रयास करेंगे। इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी वी हैव कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर। अगर हम बड़े लेवल की बात करें, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, तो उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है रिजिड बॉडी में। मैक्रोस्कोपिक की अगर की हम बात करते हैं, तो इसलिए हम ये मान करके चल सकते हैं कि वो जो हमारी रिजिड बॉडी है वो जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स की ना बन करके एलिमेंट्स की बनी हुई है, वो जो एलिमेंट्स की बनी हुई है इंस्टेड ऑफ द डिस्क्रीट पार्टिकल्स। और जो हर एक वो छोटा छोटा जो हमारा एलिमेंट है उसका मास क्या है, डीएम है। डीएम मतलब स्मॉल है, डी का मतलब खाली स्मॉल ही लेकर के हम चल रहे हैं कि हर एक जो हमारा एलिमेंट है, द मास ऑफ द ईच एलिमेंट, इट इज द मास ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू dm, मास ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू dm। तो अगर एक वो हमारी बॉडी जो है तो वो स्मॉल एलिमेंट्स की जो मिलकर के बनी हुई है, और हर एक मास जो है, जो हर एक जो एलिमेंट जो है उसका मास अगर dm है, तो इन्हीं से भी dm जो छोटे छोटे मास हैं उनको हम जमा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इन्हीं को अगर हम ये जो dm जो हैं, इस dm जो हैं इसको अगर हम जमा करेंगे सभी को, मतलब 0 से लेकर के जो है तो लास्ट mn तक, तो उसी को जमा करेंगे तो mi बन जाएगा। तो अगर हम ऐसे लिखें, जब हम उसकी बात करते हैं, जब डिफरेंशिएशन में हम लिखते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n mi लिख सकते हैं कि इनको सभी को जमा करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे तो बात तो एक हो जाएगी। दोनों इसमें भी सभी जमा हो जाते थे अगर वो डिस्क्रीट पार्टिकल होते, इसमें भी सभी जमा हो जाएंगे अगर वो एलिमेंट होंगे तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि RCM इज इक्वल टू, अब RCM किसके बराबर आ जाएगा हमारा, RCM दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द केस व्हेन the rigid body is made up of the small elements instead of the discrete particles, which be equal to इंटीग्रेशन हम लिखेंगे dm इंटू, ये इसका dm हो गया, इंटू r तो वैसे का वैसे रहेगा, और r चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर हम ये भी डाल लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ dm आ गया नीचे, ये था इसके बराबर dm का dm ही रह गया। सो इन केस ऑफ ए rigid body, the center of mass or the position vector for the center of mass is given by integration of dm into r divided by dm। ये आएगी, इसको आप जो डिब्बा बना करके ऐसे रखना क्योंकि आपके काम आने की चीज है। अगर ऑर्थोगोनल की अगर हम बात करें, अब चूंकि वेक्टर है, x भी कंपोनेंट होगा, y भी होगा, z भी होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं RCM किसके बराबर लिख सकते हैं, RCM अब यह होगा, इसमें
एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई भी होगा और जेड भी होगा। एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स सी एम इंटू आई प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे प्लस जेड कंपोनेंट इंटू जेड सी एम इंटू के। आई जे और के आगे हमारे यूनिट वेक्टर along x y and z axis, and x cm y cm and z cm are the components of the RCM along x axis, along y axis and along z axis respectively। अच्छी बात है जी, ओके। और R जो था जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, अब चूंकि ये भी वेक्टर है तो इसका भी हमारे तीनों की तरफ जो होंगे तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। ऐसे ही कंपोनेंट तीनों तरफ आ गए। अब ऐसा लिख पाएंगे तो इस इक्वेशन का क्या बनेगा, इस इक्वेशन में बनेगा आरसीएम क्या हो गया, एक्स सी एम इंटू आई प्लस वाई सी एम इंटू जे प्लस जेड सी एम इंटू के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब हमने कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ ये वाली दोनों वैल्यूज हमने लगा दी हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को। किसके कोफिशिएंट्स, आई जे और के दोनों तरफ। तो इस तरफ जो आई का कंपोनेंट है एक्स सी एम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। अब उस तरफ देखिए, इसका जो आई जो है उसका कोफिशिएंट क्या है, आई का कोफिशिएंट x इंटू डी एम आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब देखिए और तो नहीं कुछ बचा था ना, इतना ही था। ऐसे ही आप y का कंपोनेंट जो है कोफिशिएंट देखिए, ये आ गया वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी एम। ऐसे ही आप देखिए k का कोफिशिएंट तो ये आ जाएगा जेड सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू जेड डिवाइडेड बाई डी एम। ये तीन जो हैं ये अच्छे तरीके से दिमाग में रखना, बार बार काम आएंगी। वेयर एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ RCM along these x y and z axis respectively। ये तीनों बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में रखना, हमारे बार बार काम आने हैं। जब भी हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसी रिजिड बॉडी का, उस समय ये तीनों हमारे बार बार काम आएंगी। So my dear students, this was all about the center of mass of a rigid body. You are having two expressions for that. One is this, which is the general expression, and in case we are having a rigid body, तो हमारे पास x, y और z एक्सिस जो हैं, along these three axes we are having different components of the center of mass of that rigid body, और वो उसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अच्छे से दिमाग में रखना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड इवन इफ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल try my best to explain all that in my next lecture. Thanks for attending the class. Stay home, stay safe.